हेलो एवरीवन। आज है 15 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं बुलेट ट्रेन भारत जापान, राजभवन में नए चेहरे, भारत चीन संबंध। जो आज की हमारी पहली न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। जो अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन है वह भारत और जो जापान है उसमें एक साथ जो है वो शुरू होने जा रही है। अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन शिकानसेन E10 जो है वो भारत और जापान में एक साथ शुरू होने की योजना है। यह ट्रेन जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है वहां पर चलेगी, जिसके लिए जापान की शिकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह जो है 10 मॉडल E5 और जो E3 है उनके मॉडलों की तुलना में अधिक आधुनिक और तेज होगी। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यह प्रोजेक्ट जो है इसके तहत 2026 में भारत में 2 शिकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 जो हैं वो मुफ्त में दिए जाएंगे, जिनका ट्रायल जापान में शुरू हो चुका है। E10 ट्रेन जो है उसका कमर्शियल ऑपरेशन 2030 तक दोनों देशों में शुरू होने की उम्मीद है। मुंबई अहमदाबाद जो कॉरिडोर है उसका 71% काम हो चुका है और जो पहला प्रोटोटाइप 2026 है उसमें ट्रायल के लिए जो है तैयारी होंगी। इस कॉरिडोर पर 508 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 7 मिनट में जो है वो पूरी होगी। भारत में जो स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण है उस पर भी काम जो है वो चल रहा है। BEML जो है उसको 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 ट्रेन जो हैं वो सेट बनाने का 867 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो मिला है, जो कि 2026 तक जो है इसकी डिलीवरी होगी। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसे जो है 2026 तक भारत को जो है इसे दे दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक में जो आत्मनिर्भर है वह भी बनाएगा। शिकानसेन तकनीक का विवरण देखें तो जो शिकानसेन है वह जापान की हाई स्पीड जो रेल प्रणाली है दुनिया की सबसे उन्नत और विश्वसनीय रेल तकनीकों में से एक है। यह तकनीक भारत के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है उसमें उपयोग की जा रही है। अगर इसकी गति और क्षमता देखें तो E10 जो है शिकानसेन 320 से 360 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कि E5 जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा और जो E3 है वह 275 किलोमीटर प्रति घंटा मॉडल से बेहतर है। यह जो है मुंबई अहमदाबाद के 508 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको 2 घंटे 7 मिनट में पूरा करेगी। और अगर इसके ऊर्जा कुशल डिज़ाइन, कम बिजली खपत और पर्यावरण अनुकूलनों की जो तकनीक है उनको देखें तो यह ट्रेन का डिज़ाइन जो है वो एरोडायनामिक संरचना है। नाक के आकार का डिज़ाइन हवा के प्रतिरोध को कम करता है, जिससे गति बढ़ती है और शोर कम होता है। हल्के पदार्थ एल्यूमीनियम और जो कंपोजिट सामग्री है उसका उपयोग किया जाता है, जो कि वजन जो है कम करता है और स्थायित्व को बढ़ा देता है। यात्रियों की सुविधाओं को देखें तो विशाल सीटें, एयर कंडीशनिंग, शोर मुक्त कैबिन, वाईफाई और जो आधुनिक मनोरंजन प्रणाली है इसके अंदर मौजूद है। प्रत्येक ट्रेन सेट में 10 से 12 कोच, जिसमें बिजनेस और जो स्टैंडर्ड क्लास है वह भी शामिल है। अगर सुरक्षा प्रणाली को देखें तो ATC यानी कि जो ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल है, ट्रेन की टक्कर रोकने और गति को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। भूकंप डिटेक्शन सिस्टम, भारत की तकनीक जो है भूकंप के झटकों का पता लगाकर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक देती है। जो एडवांस ब्रेकिंग है वो रिजेक्शनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि ऊर्जा को पुनर्जनन करता है। पावर और अगर इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है उसको देखें तो 25 kV AC यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है जो कि हाई स्पीड प्रदर्शन के लिए अनुकूलित है। पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि लंबी दूरी पर स्थित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
ऊर्जा बचत की जो तकनीक है और जो पारंपरिक के ट्रेन हैं उनकी तुलना में 30% कम बिजली की खपत करती है। अगर ट्रैक और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखें तो जो बेलास्टिक ट्रैक है यह स्थिरता को कम रख रखाव के लिए कंक्रीट स्लेब आधारित टैंक और जो एडवांस सिग्नलिंग को देखें तो यूरोपीय जो ट्रेन है उनका कंट्रोल सिस्टम यानी कि ETCS लेवल जो है वो 2 के साथ एकीकृत है, जो कि स्टिक ट्रेन जो मूवमेंट है उसको भी सुनिश्चित करता है। सुरंग और ऊंचे पुलों का डिजाइन जो भारत के जटिल भूभाग हैं वहाँ के लिए अनुकूलित है। जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है उसमें 21 किलोमीटर सुरंग और 7 किलोमीटर जो समुद्र के नीचे सुरंग जो है वो शामिल है। अगर स्वदेशी योजना को देखें भारत में जो BEML द्वारा 280 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति वाली स्वदेशी बुलेट ट्रेन है इसको विकसित किया जा रहा है, जो कि जो शिकासेन है तकनीकी से प्रेरित है और मेक इन इंडिया के तहत है। भारत में ट्रेन सेट और जो पुर्जों का निर्माण होगा जिससे लागत जो है वह भी कम होगी और स्थानीय तकनीकी जो क्षमता है वह बढ़ेगी। पर्यावरण पे अगर इसके प्रभावों को देखें तो शिकासेन ट्रेन डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक पावर से चलती है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। और अगर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और जो ऊर्जा कुशल मोटर्स हैं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देती हैं। भारत में अगर इसका कार्यान्वयन देखें तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा 0.1% ब्याज दर पर 40,000 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। E10 ट्रेनों का जो प्रोटोटाइप 2026 है उसमें ट्रायल के लिए तैयारी होगी और जो कमर्शियल ऑपरेशन 2030 है उस तक शुरू होने की उम्मीद है। भारत में जो तकनीकी हस्तांतरण है और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके माध्यम से स्थानीय इंजीनियरों और जो शिकासेन तकनीक है उसमें भी इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। और जो आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है वह है हरियाणा, गोवा और लद्दाख को राजभवन में नए चेहरे मिले हैं। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है? जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उसने 14 जुलाई 2025 को हरियाणा, गोवा और जो लद्दाख है उसके लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। हरियाणा में जो है प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है जो कि बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। और जो गोवा है वहाँ पर पूर्व केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू उसको नया राज्यपाल बनाया गया जो कि PS श्रीधरन पिल्लई का स्थान लेंगे। और लद्दाख में जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और जो वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता हैं उनको नया उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है जो कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो हैं जो कि सेनानिवृत्त हैं उनकी जगह लेंगे। और राष्ट्रपति ने मिश्रा का इस्तीफा जो है उसको भी स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या होती है, उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर संवैधानिक आधार पर देखें तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत हैं रहता है और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसे किसी भी वक्त हटा सकता है। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रस्ताव और जो सलाह हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में जानें तो राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्ति को मंजूरी देते हैं। यह प्रक्रिया नाम मात्र की होती है क्योंकि राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हैं। और जो आधिकारिक अगर अधिसूचना के बारे में जानें तो नियुक्ति की घोषणा जो है राष्ट्रपति भवन द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है जिसमें नियुक्ति की तिथि
और जो प्रभावी होने का विवरण है वह शामिल होता है। योग्यता और मापदंड देखें तो संविधान में राज्यपाल के लिए कोई भी स्पष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय इसके कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और सामान्यतः 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। परंपरागत रूप से देखें तो राज्यपाल के रूप में वरिष्ठ जो राजनेता हैं या फिर जो नौकरशाह हैं, सैन्य अधिकारी या अन्य विशिष्ट व्यक्ति जो हैं उनको चुना जाता है। यह भी प्रयास किया जाता है कि राज्यपाल जो है उस राज्य का निवासी न हो जिसके लिए उसे नियुक्त किया जा रहा है, ताकि निष्पक्षता जो है वो बनी रहे। चयन का विचार जो केंद्र सरकार है वह अपने राजनीतिक, प्रशासनिक और जो रणनीतिक हित हैं उनको ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करती है। राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसको ध्यान में रखा जाता है। कभी कभी यह नियुक्तियां केंद्र और जो राज्य के बीच में संबंधों को महत्व देती हैं या फिर मजबूत करने या राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी जो है वो जानी जाती हैं। अगर शपथ की बात करें तो नियुक्ति के बाद राज्यपाल संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके समक्ष शपथ लेता है, और जो शपथ है उसमें संविधान के प्रति निष्ठा और जो कर्तव्य है उसका निष्पक्ष निर्वहन करने की प्रतिज्ञा शामिल होती है। उपराष्ट्र जो राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति को देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लद्दाख हुआ, उसके लिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है की प्रक्रिया से होती है, और जो उपराज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति भी उसी प्रक्रिया से होती है जो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत की जाती है। उपराज्यपाल जो हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति भी जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। जो आज की हमारी तीसरी और लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो है भारत चीन संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है, सीमा पर तनाव कम करना और भी महत्वपूर्ण है। जो जयशंकर प्रसाद हैं उसके द्वारा यह बातें कही गई हैं। यह न्यूज़ चर्चा में क्यों है, चलिए जानते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने हाल ही में जो बीजिंग है चीन विदेश मंत्री वांग जो ई हैं उनके साथ मुलाकात के दौरान कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत चीन जो संबंध हैं उनमें सकारात्मक प्रगति हुई है। खासकर सीमा पर तनाव कम करने के जो प्रयास हैं उनके कारण उन्होंने जोर दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जयशंकर ने 2024 में हुए गश्त समझौते का उल्लेख किया, जिसके तहत पूर्वी लद्दाख में जो डेपसांग और डेमचोक जैसे क्षेत्र हैं उनमें सैनिकों की वापसी संभव हुई, जिससे तनाव में कमी आई। उन्होंने व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि गहरे अविश्वास और जो नियमित उच्च स्तरीय राजनीति है वह उसमें संवाद की कमी है, और इसी कमी के कारण दीर्घकालीन तनावपूरी जो तरह जो है वो ख़त्म होना चुनौतीपूर्ण लगता है। भारत चीन सीमा समझौता 2024 और जो 2025 है उसको जाने तो इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। समझौते का जो अवलोकन है वह 2024 में भारत और चीन ने जो पूर्वी लद्दाख है उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जो है वो तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसे 21 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। यह समझौता 2020 के जो गलवान घाटी संघर्ष है उसके बाद 4 साल के सैन्य जो गतिरोध हैं उसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। गश्त की बहाली जो डेपसांग और डेमचोक है उसमें भारतीय सैनिकों को गश्त बिंदु 10 से 13 तक पहुंचने की अनुमति दी गई है, जो कि 2020 से पहले की स्थिति को आंशिक रूप से बहाल करता है। सैन्य वापसी देखें तो दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटने और टकराव से बचने के लिए जो है समन्वयी जो गश्त है उस पर सहमति जताई थी। बफर जोन और निगरानी, टकराव से बचने के लिए बफर जोन स्थापित किए गए, और जो मासिक समीक्षा बैठक हैं उनमें नियमित जो निगरानी का प्रावधान किया गया। राजनीतिक संदर्भ से देखें तो यह समझौता जो है
रूस के कजान और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है सॉरी 22 और जो 24 अक्टूबर 2024 से पहले हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इसे और भी मजबूती दी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1962 का युद्ध और जो LAC है उसकी उत्पत्ति। भारत चीन सीमा विवाद जो है 1962 के युद्ध से शुरू हुआ, जब अक्साई चीन पर चीन का कब्जा और अरुणाचल प्रदेश पर दावे से तनाव को जो है वो जन्म दिया था। LAC को 1993 और जो 1996 के समझौतों में पारिभाषित करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन इसकी जो अस्पष्टता है वह आज भी टकराव का कारण बनी हुई है। पिछले समझौतों को देखें तो 1993 का सीमा शांति और अमन समझौता जो है बल प्रयोग न करके LAC का सम्मान करने और बातचीत से विवाद सुलझाने पर जोर जो है वो दिया गया, और 1996 का जो विश्वास निर्माण उपाय है उसमें सैन्य गतिविधियों की पूर्व सूचना और जो गैर आक्रामकता है उस पर भी सहमति जताई। 2013 का जो सीमा रक्षा सहयोग समझौता है डेप्सांग घाटी घटना के बाद सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। 2020 का गलवान संघर्ष, जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प जो कि 20 भारतीय सैनिक जो हैं उसमें शहीद हो गए थे, उन्होंने संबंधों को निम्नतम स्तर पर पहुंचाया, जिसके बाद गलवान जो पेंगोंग त्योशो और जो गोंगरा है और हॉट स्प्रिंग जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें गश्त रुकी और सैन्य तैनाती जो है वो बढ़ा दी। समझौते की अगर उपलब्धियां देखें तो सैन्य डी एक्सेलरेशन जो डेप्सांग और डेमचोक है उसमें गश्त की बहाली और सैनिकों की वापसी से तनाव में कमी आई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 2020 के मुद्दों के समाप्त होने पर या फिर उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। और जो राजनयिक प्रगति देखें तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई 2025 में बीजिंग में कहा है कि पिछले जो 9 महीने हैं उनसे संबंधों जो हैं उनमें प्रगति हुई है, और यह समझौता जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी और जो शी जिनपिंग है उसकी मुलाकात के आधार पर बना है। जो राजनीतिक प्रगति देखें तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई 2025 में बीजिंग में कहा कि पिछले जो 9 महीने हैं उनमें संबंधों में प्रगति हुई है, और यह समझौता जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी जी जो शी जिनपिंग मुलाकात के आधार पर बना। अगर आर्थिक संभावनाएं देखें तो जो समझौता हुआ है उसमें व्यापारिक बाधाएं कम करने और चीनी निवेश पर भारत की जो सख्ती है उसको ढीला करने की संभावना बढ़ी है, जो कि 2020 के बाद लागू थी। समझौते को सीमाएं और जो चुनौतियां हैं वो उसका सीमित दायरा देखें तो समझौता केवल डेप्सांग और जो डेमचोक है वहां तक सीमित है। गलवान घाटी, पेंगोंग त्यो और जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स हैं जैसे क्षेत्रों में पूर्ण डी जो एक्सेलेशन है और जो डी कंडेंसेशन है बाकी है। और अगर पारस्परिक जो रियायतें हैं उनको देखें तो भारत को डेप्सांग और जो डेमचोक है उसमें गश्त का अधिकार मिला है, लेकिन बदले में चीन को अरुणाचल प्रदेश के जो यांगत्से और सुबनसी जो सिरी घाटी है उसमें गश्त की अनुमति दी गई है, जो कि 1993 और 1996 के समझौतों के प्रावधान से मेल नहीं खाता। कुछ विशेषज्ञों ने इसे भारत की रियायत माना। गहरा अविश्वास देखें तो 2020 के जो गलवान संघर्ष है और चीन की जो ग्रे जोन रणनीति है, जैसे कि पेंगोंग त्योशो पर पुल निर्माण और अक्साई चीन में नई जो काउंटिंग की घोषणा जो है वो अविश्वास को और भी गहरा कर रही है। अस्पष्ट LAC जो LAC है उसका स्पष्ट सीमांकन न होना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए पेंगोंग त्योशो पर भारत फिगर 8 को LAC मानता है, जबकि चीन जो है वो फिगर 4 को। यह असहमति भविष्य में टकराव का कारण बन सकती है। चीन की जो रणनीति देखें तो दिसंबर 2024 में चीन ने अक्साई चीन में हेओन और जो हैंगकांग काउंटी की स्थापना की, जिसे भारत ने अवैध माना और कूटनीतिक जो विरोध है वह भी दर्ज किया। यह चीन की छोटे क्षेत्र जो हैं दावों के माध्यम से सामरिक लाभ लेने की रणनीति को दर्शाता है।
अनसुलझे मुद्दे। सेना प्रमुख जनरल जो उपेंद्र त्रिवेदी हैं, उन्होंने अक्टूबर 2024 में कहा था कि जो आसान मुद्दे हुए उनका समाधान जो है वो हो गया है, लेकिन डेप्सांग और जो अन्य जटिल मुद्दे हैं वो अभी तक बाकी हैं। अगर भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव देखें तो भू राजनीतिक निहितार्थ जो हैं, जैसे कि हिंद महासागर रणनीति, यह समझौता भारत को जो क्वाड जैसे गठबंधन हैं उनके माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने का अवसर देता है। और चीन की आक्रामकता को देखें तो चीन की जो नौसैनिक उपस्थिति हिंद महासागर और जो पाकिस्तान के साथ उनके रणनीतिक संबंध हैं वह भारत के लिए चुनौती हैं। वैश्विक मंच जो है भारत और चीन की G20 और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक जो दक्षिण है उसके लिए आवाज़ को मजबूत कर सकता है। अगर आर्थिक प्रभाव देखें कि व्यापार में घाटा जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 जो है बिलियन डॉलर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हाई टेक हार्डवेयर है उस पर निर्भरता को दर्शाता है। आर्थिक नीति देखें तो 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण में चीनी निवेश पर प्रतिबंध की समीक्षा की सलाह दी गई, जिससे संबंधों में सुधार की संभावना जो है वो बढ़ी। लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सस्ते चीनी आयात से भारत जो है उसके MSME जो क्षेत्र हैं उनको नुकसान और साइबर सुरक्षा का जोखिम जो है वो बनाए हुए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय देखें तो उनकी राय जो है वो सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक दृष्टिकोण को देखें तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी हैं, उन्होंने समझौते को शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने इसे सकारात्मक माहौल बनाने वाला कदम माना, जो कि दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर सतर्कता की आवश्यकता को देखें तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की जो अतिक्रमणकारी रणनीति है, जैसे कि तिब्बत में बुनियादी ढांचा विकास और जो पैंगोंग त्सो पर पुल है और ऐतिहासिक अविश्वास के कारण भारत को और अधिक सतर्क जो है वो रहना चाहिए। और ORF के जो विश्लेषक हैं जो हर्ष V पंत ने कहा है कि समझौता केवल डी-एक्सेलरेशन का पहला चरण है और पूर्ण सैन्य वापसी के लिए और प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। विदेश नीति विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जो डेप्सोंग और डेमचोक है उसमें प्रगति के बावजूद गहरे अविश्वास और उच्च स्तरीय संवाद की कमी जो है वो भविष्य में संकट पैदा कर सकती है। भविष्य की संभावनाओं को देखें या फिर जो सैन्य तैयारियां हैं उनको देखें तो भारत को ड्रोन, उपग्रह निगरानी और जो पर्वतीय युद्ध क्षमता हैं उनको बढ़ाना होगा। 2024 में 31 प्रीडेक्टर ड्रोन की खरीद इस दिशा में कदम है। और अगर कूटनीतिक रणनीति देखें तो भारत को LAC पर स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करने और जो समन्वित हिंद प्रशांत महासागर है उसमें समुद्री वार्ता जो है शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर कूटनीतिक रणनीति देखें तो भारत को LAC पर स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करने और समन्वित हिंद प्रशांत समुद्री वार्ता शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता देखें तो व्यापार घाटे को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसको मजबूत करना और चीनी आयात पर निर्भरता जो है उसको घटाना जरूरी है। चीन की रणनीतिक जो नज़र है उसे देखें तो अक्साई चिन और जो यारलुंग त्सांगसो है उस पर बांध जैसे कदमों से संकेत मिलता है कि चीन छोटे क्षेत्रीय दावों के जरिए सामरिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। भारत को इन पर कूटनीतिक और जो सैन्य स्तर है उसका जवाब देना होगा। हम जो है आगे भी इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी द इंडियन एक्सप्रेस की उनको आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।